नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा पैराफिलियाज के बारे में, या जिन्हें पैराफिलिक डिसऑर्डर्स कहा जाता है। पैराफिलियाज कुछ इस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें एक पर्सन का जो सेक्सुअल इंटरेस्ट है और जो सेक्सुअल अराउजल है वो बड़े अनकन्वेंशनल, नॉन ट्रेडिशनल वे में होता है। मतलब कि केवल नेचुरल तरीके से ना होकर इसमें एक पर्सन का जो सेक्सुअल इंटरेस्ट है वो कुछ अजीबोगरीब तरीके से, अननेचुरल या एबनॉर्मल तरीके से देखने में आता है। अगर हम कहें कि नेचुरल सेक्सुअल अराउजल क्या होता है, प्राकृतिक रूप से कामुक भावना का आना, काम वासना का होना या सेक्सुअली उत्तेजित होना, ये नेचुरली तौर से देखा जाएगा जब एक पर्सन सेक्स कर रहा है या जिसे हम इंटरकोर्स कहते हैं, केवल तभी देखने में आएगा। पर कई ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ एक्टिविटीज या कुछ ऑब्जेक्ट्स या कुछ ऐसी सिचुएशंस में ही सेक्सुअल अराउजल आता है जो कि आमतौर पर दूसरों को बहुत कॉमनली नहीं होता। जिससे पैराफिलियाज में एबनॉर्मल तरीके से एक पर्सन को बहुत ज्यादा सेक्सुअल अराउजल होता है। ये रिकरेंट होता है, बार बार उस चीज के कांटेक्ट में आने से ये सेक्सुअल अराउजल होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज आएगी और उस अर्ज को परफॉर्म करने की, उसको इनेक्ट करने की एक व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा नीड होगी। आसपास के लोगों में बहुत कॉमनली ये जो चीजें या एक्टिविटीज होंगी ये सेक्सुअल अराउजल नहीं लाएंगी। तो इस वजह से एक पर्सन इस तरह के कुछ पैराफिलिक बिहेवियर्स को या फैंटेसीज को दूसरों के साथ डिस्कस भी नहीं कर पाता। वैसे तो एक व्यक्ति के सेक्सुअलिटी का ये एक नॉर्मल पार्ट बन जाते हैं और जरूरी नहीं कि उसकी सेक्सुअल इंटरकोर्स या जो सेक्सुअल रिलेशंस हैं उसको ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करें। पैराफिलियाज कुछ इस तरह के डिसऑर्डर नहीं होते जिसमें कहें कि एक व्यक्ति जो है वो आम या नॉर्मल तरीके से सेक्स करना अब छोड़ चुका है और केवल पैराफिलिक तरीके से ही सेक्सुअल अराउजल लेता है। ये सेक्सुअल अराउजल उसको एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ के अलावा उसके बावजूद भी हो सकता है। बस ये कुछ डेविएंट सेक्सुअल बिहेवियर्स होते हैं जो कि आमतौर पर दूसरे नहीं करते या जिनसे दूसरों को अराउजल नहीं होता। एक पर्सन की लाइफ इमोशनली, साइकोलॉजिकली और सोशली बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकती है इस तरह के सेक्सुअल परवर्जन्स की वजह से। इन्हें सेक्सुअल परवर्जन भी कहा जाता है और इन परवर्जन से जब एक व्यक्ति की लाइफ इफेक्ट होती है तभी इसको डिसऑर्डर का नाम दिया जाता है। हो सकता है कि इस व्यक्ति को अब अपने पार्टनर के साथ या जो भी ऑपोजिट सेक्स या जो सेम सेक्स का जो जेंडर है जिसके साथ उसका कोई सेक्सुअल रिलेशन था, अब हो सकता है कि उसको उस पर्सन के साथ सेक्सुअली रिलेशन बनाने में अब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट या अराउजल ना आता हो। ऐसा भी संभव है। तो क्योंकि अलग अलग तरह के लोगों में अलग अलग तरह के पैराफिलियाज होते हैं और उनके सेक्सुअल लाइफ को अलग अलग तरह से अफेक्ट करते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि लोगों को ये डिसऑर्डर्स अलग अलग इंटेंसिटी में हो सकते हैं। 8 तरह के पैराफिलियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं जिन्हें की डायग्नोस किया जाता है, जिसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। पहला है एक्जिबिशनिस्टिक डिसऑर्डर या जिसे कहेंगे एक्जिबिशनिज्म। इसको फ्लैशिंग भी बोलते हैं। एक्जिबिशनिज्म का मतलब है जब एक व्यक्ति अपने जेनिटल्स को, अपने जननांगों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने एक्सपोज करता है, उसको दिखाता है। ये डिसऑर्डर मेल्स में ही कॉमन है। इनफैक्ट हम कहेंगे कि मेल्स में ही मिलता है क्योंकि फीमेल्स में ना के बराबर ऐसे केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। इस डिसऑर्डर से जो लोग पीड़ित हैं उनके अंदर एक बहुत अर्ज आती है, एक नीड उठती है, उनके अंदर एक इंपल्स आता है कि वो दूसरे को इस तरह से अपने जेनिटल्स दिखाकर उसको शॉक करे, चौंका दे, सरप्राइज करे, उसको इंप्रेस करने की कोशिश करे या दूसरे को वो सेक्सुअली अराउज करने की नियत से ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से दूसरा व्यक्ति उनसे अट्रैक्ट होगा या किसी तरह से वो सेक्सुअली अराउज होकर इनके प्रति सेक्सुअल भावना रखेगा। क्योंकि ये पुरुषों में ज्यादा है इसलिए अक्सर जब महिलाओं के सामने ये पुरुष इस तरह से करते हैं तो उनके मन में ऐसी एक अर्ज होती है, इच्छा होती है कि शायद ऐसा करने से महिला उनमें इंटरेस्ट लेगी या कुछ हल्की सी वो झलक देखना चाहते हैं उस फीमेल की कि क्या उस महिला ने इन्हें इस अवस्था में देखकर क्या किसी तरह से एंजॉय किया, उसको क्या अच्छा लगा। वो उसके एक्सप्रेशंस देखने की कोशिश भी करते हैं। इस तरह के बिहेवियर्स में अक्सर एक व्यक्ति इससे ज्यादा कुछ और नहीं करता। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता कि ऐसा व्यक्ति उस महिला के साथ किसी और तरह से छेड़छाड़ करे या उसको कुछ बोले या कुछ उसको अप्रोच करने की कोशिश करे। इस तरह के जो इनडिसेंट तरीके से एक्सपोज करना अपने जेनिटल्स को इलीगल होता है। कुछ मामलों में जो आदमी होगा वो महिला के सामने हस्त मैथुन करने का भी प्रयास करेगा या किसी और तरीके का कोई सेक्सुअल जेस्चर भी वो दिखा सकता है। फिर दूसरा एक पैराफिलिक डिसऑर्डर होता है फेटिशिज्म या जिसे डायग्नोसिस के तौर पर कहेंगे फेटिशिस्टिक डिसऑर्डर।
इसमें एक व्यक्ति किसी इनएनिमेट मतलब एक नॉन लिविंग चीज से सेक्सुअली अराउज होता है, एक ऐसे ऑब्जेक्ट से, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से जो कि उसके सेक्सुअल पार्टनर को बिलोंग कर सकता है या फिर ऑपोजिट जेंडर या सेम जेंडर के एक पर्सन को बिलोंग कर सकती है चीज। जैसे हेटेरोसेक्सुअल रिलेशन में एक पुरुष एक महिला के रुमाल से, उसके कपड़ों से, उसके किसी इस्तेमाल में लाई जाने वाली चीज से, जैसे कि कोई बैग हो सकता है, पर्स हो सकता है, उसके अंडरगारमेंट्स हो सकते हैं, उसके जूते चप्पल सैंडल हो सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो कि एक महिला को बिलोंग करती है और पुरुष को उस चीज के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने में, सेक्सुअल अराउजल लेने में एंजॉयमेंट मिलती है, वो इस चीज को अपने से रब कर सकता है, रगड़ सकता है, उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बना सकता है, उसको अपने जेनिटल्स पे रब कर सकता है, उसको सूंघ सकता है, चाट सकता है और ऐसे में उसको बहुत इंटेंस सेक्सुअल प्लेजर मिलता है, सेक्सुअल अराउजल आता है। उस व्यक्ति को ऐसा करने से कई बार सेक्स करने का मोटिवेशन भी आता है या हस्त मैथुन करने का मोटिवेशन आता है। तो अक्सर ऐसे लोग जिन्हें फेटिशिज्म की बीमारी होती है वो हस्त मैथुन ऐसी चीज के कांटेक्ट से ही कर पाते हैं, उनकी आदत हो जाती है, ये उनकी सेक्सुअलिटी का पार्ट हो जाता है। जरूरी नहीं कि केवल फेटिश तरीके से ही वो सेक्स करें या किसी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी करें। ऐसे लोगों के अपने खुद के एक्टिव सेक्सुअल पार्टनर्स भी होते हैं। हो सकता है ऐसे व्यक्ति का अपना कोई सेक्सुअल पार्टनर हो और कई बार वो सेक्स करते टाइम भी कोई फेटिश ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना प्रेफर करें। तो ऐसे में उनका सेक्सुअल प्लेजर बढ़ जाता है जब वो पार्टनर की किसी चीज के साथ अपने को अराउज करते हैं, उत्तेजित करते हैं। तो या तो ये सेक्सुअल एक्टिविटी के अलावा किया जाएगा या सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान किया जाएगा। और कई मामलों में एक व्यक्ति का जब रियल पार्टनर के साथ सेक्स करने में मन नहीं लगता, एंजॉयमेंट या अराउजल नहीं आता और केवल फेटिशिज्म से ही उसका अराउजल आता है, तब वह व्यक्ति गंभीर रूप से इस बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। कई बार तो एक व्यक्ति की मानसिकता इतनी विकृत हो सकती है कि वो एक्चुअल रियल पार्टनर के साथ सेक्स को अवॉइड करे और वो केवल फेटिश ऑब्जेक्ट्स के साथ ही सेक्सुअल अराउजल लेने का प्रयास करे। फिर एक तीसरा डिसऑर्डर होता है जिसे फ्रॉटरिज्म कहते हैं। इसमें एक व्यक्ति को अपने जेनिटल्स मतलब अपने जननांगों को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रगड़ना, रब करना अच्छा लगता है और ऐसे में उसे सेक्सुअल अराउजल आता है। अक्सर ये जो दूसरा पर्सन होता है ये नॉन कंसेंटिंग एडल्ट होता है। यहां पर बात एडल्ट्स की जा रही है। एक ऐसा व्यक्ति जिससे वो फैमिलियर भी नहीं है, अनजान है, स्ट्रेंजर है। तो इसलिए ये जो बिहेवियर्स हैं, फ्रॉटरिज्म वाले बिहेवियर्स जो हैं, ये अक्सर पब्लिक प्लेसेस पर जैसे कि बस में, मेट्रो में या किसी और दूसरे पब्लिक प्लेस पर, मार्केट में देखने में आते हैं, जहां पर कि एक मेल, क्योंकि ये मेल्स में ज्यादा कॉमन है, एक पुरुष जो है वो महिला के साथ किसी तरह से अपने जननांगों को, जेनिटल्स को रगड़ने की कोशिश करता है जिससे कि उसे सेक्सुअल अराउजल आता है। और इस तरह की जो एक्टिविटी है वो इलीगल होती है। और कई बार जब इस तरह का बिहेवियर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक व्यक्ति प्लान करके, इच्छा से जब इस तरह के बिहेवियर्स को अप्रोच करता है, मतलब वो जानबूझ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है, भीड़ भाड़ वाले ट्रांसपोर्ट यूज करता है ताकि उसको एक महिला के साथ अपने जेनिटल्स को रगड़ने का मौका मिले, तब एक व्यक्ति की ये समस्या बहुत गंभीर हो जाती है। क्रिमिनल ऑफेंस तो होती ही है, पर ऐसे में देखा जाएगा कि वो व्यक्ति ज्यादा ग्रस्त होता है और उसकी अपनी रियल लाइफ में जो सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकती हैं। तो ये भी अगर बिहेवियर बार बार होगा, कई बार देखा जाएगा और एक व्यक्ति की सेक्सुअल लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, उस व्यक्ति को उत्तेजना इसी तरह से आएगी या इस तरह से ज्यादा आएगी, तो ये बीमारी का रूप ले लेगी। फिर चौथा डिसऑर्डर आता है पेडोफिलिया या पेडोफिलिक डिसऑर्डर। इसमें एक व्यक्ति इलीगल तरीके से, अनैतिक तरीके से एक बच्चे के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। ये एक तरह का सेक्सुअल एब्यूज भी है। अक्सर इसमें जो बच्चे होते हैं वो 13-14 साल की उम्र से कम के होते हैं। टीनेजर्स भी हो सकते हैं, 14, 15, 16 के भी हो सकते हैं और छोटे बच्चे भी हो सकते हैं। एक बच्चा भी हो सकता है, एक से ज्यादा बच्चे भी उस सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस तरह के व्यक्ति को जो कि पेडोफिलिया से ग्रस्त है, यह बच्चों से कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करवा सकता है, अपने जेनिटल्स को टच करवा सकता है, वो उनके जेनिटल्स को टच कर सकता है या उनसे अनड्रेस करवा सकता है खुद को, या उनको अनड्रेस करता है मतलब उनके कपड़े उतारता है, उनको बॉडी पे अलग अलग छूता है जिससे इसको प्लेजर आता है और बच्चों से फोर्सफुली सेक्सुअल एक्टिविटी करवाता है।
ये पुरुष भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं, पर पुरुषों में ये ज्यादा देखने में आता है। कुछ ऐसे कल्चर्स हैं, कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं जहां ये ज्यादा देखने में आता है। और हाल ही के वर्षों में जब से पॉर्न एडिक्शन की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं, इस तरह का जो बीमारी है उसमें भी काफी इंक्रीज देखा गया है। ये जो पेडोफिलिक डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं, इनको पीडोफाइल भी कहा जाता है। कुछ ऐसे पीडोफाइल होते हैं जिनको एक्सक्लूसिव पीडोफाइल कहा जाता है। इनको सेक्सुअल अराउजल केवल बच्चों के साथ ही आता है और ये एडल्ट्स के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो पाते। कुछ लोगों में ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी है ये केवल इंसेस्ट के रूप में ही देखने में आती है, मतलब ये अपने परिवार वालों में, अपने कजन्स में, रिश्तेदारी में ही अक्सर सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं। कुछ अपने बच्चों के साथ, कुछ अपने किसी भांजे भतीजे के साथ इस तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो बाकी अन्य मामलों में ये व्यक्ति अक्सर कोई पड़ोसी भी हो सकता है। ज्यादातर मामलों में अक्सर पड़ोसी ही पाए जाते हैं, कोई ना कोई जान पहचान का व्यक्ति ही होता है जो कि पेडोफिलिक होता है। और अक्सर पेडोफाइल्स जो होते हैं वो अपने विक्टिम्स को, बच्चों को धमका के रखते हैं और उन्हें मार देने के या उनके परिवार के किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर उनको चुप करा के रखते हैं ताकि वो उनके साथ अपने सेक्सुअल एक्टिविटी जारी रख पाएं। ऐसे लोगों को प्रीडेटरी पेडोफाइल्स भी कहा जाता है, जो कि टारगेट करते हैं और एक बच्चे को अपने अधीन इस तरह से बना के रखते हैं, धमका कर, बहला फुसला कर, ताकि वो बच्चा किसी को ना बताए और वो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी को जारी रख पाए। जब भी प्रोफेशनल्स के सामने इस तरह का कोई केस आता है तो वो लीगली बाउंड होते हैं। उनकी ये मोरल ड्यूटी हो जाती है कि वो पुलिस में इस तरह की घटना को रिपोर्ट करें। और ये जो डिसऑर्डर है ये पनिशेबल है और इसके लिए लॉ में सजा निर्धारित है। फिर एक अन्य पैराफिलिक डिसऑर्डर होता है सेक्सुअल मैसोचिज्म। इसमें एक व्यक्ति खुद को किसी तरह का दर्द देकर शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से खुद को प्रताड़ित करवाकर या खुद को किसी तरह का फिजिकल पेन देकर सेक्सुअल अराउजल लेता है। और यह केवल फैंटेसी में नहीं किया जाता, ऐसा एक व्यक्ति रियल में करता है। इस विकृति को, इस परवर्जन को कई लोग इस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं जिसमें कि वो चाहते हैं कि उनका पार्टनर सेक्स करते समय उनको मारे, उनको पीटे, उनको किसी तरह से शरीर के किसी अंग पर कोई दर्द दे, या वो इसको वर्बली भी करवा सकते हैं। वो चाह सकते हैं कि उनका पार्टनर उनको गालियां दे या उनके साथ सेक्स की कुछ इस तरह से बातें करे जिसमें वो उनको बेइज्जत करे, धिक्कारे। और अक्सर इस तरह का जो वर्बल ह्यूमिलिएशन है वो सेक्स के इर्द गिर्द होता है। मतलब एक पुरुष चाह सकता है कि उसकी जो महिला पार्टनर है वो उसके शरीर के बारे में, उसके सेक्स करने के तरीके को लेकर, उसकी सोच को लेकर उसको धिक्कारे, उसको बेइज्जत करे। और ऐसे में पुरुष को आनंद आएगा, प्लेजर आएगा और उसको फीमेल के साथ ज्यादा सेक्सुअली इंटीमेसी और अट्रैक्शन महसूस होगी। तो ये जो ह्यूमिलिएशन है, बेइज्जती है या मारपीट है, ये किसी भी हद तक जा सकती है। डिपेंड करता है कि एक पार्टनर की सहने की क्षमता किस तरह की है। जैसे कुछ लोग ऐसा भी पसंद करते हैं कि उनका पार्टनर जो है वो उनको नाखूनों से नोचे, उनको किसी तरह से काटे। और इस तरह की जो शारीरिक पीड़ा है वो अपने शरीर पर किसी भी जगह पर पसंद कर सकता है। मतलब वो चेहरे पर, छाती पर, पीठ पर, जांघों पर, टांगों पर, हाथों पर और कई बार तो जननांगों पर, मतलब जेनिटल्स पर भी वो किसी तरह की पीड़ा को महसूस करना पसंद करते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा सेक्सुअल अराउजल आ पाए। बहुत एक्सट्रीम केसेस में कई लोग पसंद करते हैं कि उनके शरीर पर कोई चीज चुभोई जाए, जैसे कि कोई पिन हो सकता है, कोई नोकीली चीज हो सकती है, या वो पसंद करेंगे कि उनके शरीर के किसी एरिया को, किसी हिस्से को जलाया जाए, उस पर बहुत पीड़ा दी जाए। ऐसे में उनको सेक्सुअल अराउजल आता है। कुछ लोग एक साइमुलेटेड रेप, एक नकली का बलात्कार भी करवाते हैं जिससे कि उनको प्लेजर आता है। मतलब एक पुरुष या एक महिला ऐसा प्रिटेंड कर सकते हैं, इस तरह का ड्रामा कर सकते हैं आपस में कि जैसे कि एक का बलात्कार हो रहा है और दूसरा पार्टनर फोर्सफुली उसके साथ सेक्स करने का प्रयास कर रहा है, और ऐसे में रेप करवाकर, बलात्कार करवाकर इस फैंटेसी और इस ड्रामे से उनको सेक्सुअल प्लेजर मिलता है। इस तरह की जो विकृतियां हैं, डेविएशंस हैं, परवर्जन्स हैं, वो कई कपल्स काफी कॉमनली करते हैं। कई हस्बैंड वाइफ या फिजिकल पार्टनर्स अक्सर इस तरह के मैसोचिस्टिक और सैडिस्टिक एक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं जो कि उनकी सेक्सुअल लाइफ का पार्ट होता है। और बहुत से लोग छोटी बड़ी ऐसी एक्टिविटीज को हेल्दी भी मानते हैं। इनफैक्ट अगर ये कभी कभार किया जाए तो ये हेल्दी ही कहा जाएगा,
पर जब एक व्यक्ति को बहुत इंटेंस प्लेजर, उत्तेजना केवल सैडोमैसोचिस्टिक मतलब सैडिस्टिक और मैसोचिस्टिक एक्ट से ही आएगी तो उसको एक डिसऑर्डर का रूप दिया जाएगा। जब एक व्यक्ति इसके बिना सेक्स या तो ना कर पाए या हमेशा इस तरह की मैसोचिस्टिक एक्टिविटीज को अपने सेक्सुअल एक्टिविटी का पार्ट बनाए। कई लोगों को नॉर्मल तरीके से, हार्मलेस और पेनलेस तरीके से सेक्स करने में आनंद आना बंद हो जाता है और वो इस तरह के जो BDSM टेक्निक्स हैं वो यूज करते हैं। BDSM मतलब बॉन्डेज, डोमिनेंस, सैडिज्म और मैसोचिज्म। अपने पार्टनर को बांधना और उसके साथ सेक्स करना, मतलब अपने को बंधा देना। बॉन्डेज मतलब हाथ पैर बांध लेना और ऐसा चाहना कि दूसरा व्यक्ति अब उनके साथ सेक्स करे। डोमिनेंस मतलब दूसरा व्यक्ति बहुत डोमिनेट करे, उनको एक गुलाम की तरह सेक्स करवाए। मतलब जैसे कि रेप का बताया वैसे ही कई लोग नकली में ड्रामा करके दूसरे पार्टनर को सेक्सुअल स्लेव की तरह ट्रीट कर सकते हैं, या एक पर्सन चाह सकता है कि मुझे एक सेक्स स्लेव की तरह ट्रीट किया जाए, ऐसे बिहेव करे मेरा पार्टनर कि जैसे मैं उसका गुलाम हूं और मुझे केवल सेक्स करने के लिए दूसरे ने गुलाम बनाया है। तो दूसरा पार्टनर जब डोमिनेट करके अधिकार जमा कर एक दूसरे पार्टनर को सेक्स करवाता है, मजबूर कराता है, जबरदस्ती करता है, तो ऐसा करने में भी उनको आनंद आता है। ध्यान दें, यहां पर बात हो रही है कंसेंटिंग एडल्ट्स की, मतलब दोनों पार्टनर्स चाहते हैं एक दूसरे के साथ सेक्स करना, पर एक पार्टनर को अपने को दर्द देकर ही सेक्स का अराउजल आता है। इसी से रिलेटेड होता है दूसरा डिसऑर्डर जिसे कि सेक्सुअल सैडिज्म कहते हैं, मतलब जिसमें दूसरे को सेक्सुअली दर्द देकर, फिजिकली दर्द देकर एक पर्सन को सेक्सुअल अराउजल आता है। तो जैसे सेक्सुअल मैसोचिज्म है उसी तरह से दूसरा एक पैराफिलिक डिसऑर्डर है जिसे सेक्सुअल सैडिज्म कहते हैं। इसके अंदर एक व्यक्ति को फैंटेसीज होती हैं या वो करता भी है इस तरह से कि वो अपने पार्टनर को किसी तरह का फिजिकल पेन देता है। ये जो स्पेसिफिकली खास तौर पर दूसरे को फिजिकली दर्द देकर जो सेक्सुअल अराउजल आ रहा है, ये कुछ ऐसा माइनर एक्ट ऑफ एग्रेशन, मतलब जो थोड़े बहुत जो उत्तेजना से भरे जो बड़े आक्रोशित मूवमेंट्स होते हैं दो पार्टनर्स के बीच, उस तरह की चीज की यहां बात नहीं हो रही। मतलब कई बार लोग सेक्स करते टाइम बहुत तेजी के साथ, बहुत फोर्स के साथ सेक्स करते हैं, रफ सेक्स करते हैं, इसमें उसकी बात नहीं हो रही जहां पर कि लोग कभी कभी बहुत ज्यादा उत्तेजित होने की वजह से बहुत ज्यादा ऊर्जा महसूस करते हैं और दूसरे पार्टनर के साथ बहुत रफ तरीके से, एग्रेसिव तरह से सेक्स करते हैं। यहां उसकी बात नहीं हो रही, यहां बात हो रही है जहां पर दूसरे को स्पेशलाइज तरीके से दर्द दिया जा रहा है। जैसा मैंने पहले मैसोचिज्म के केस में बताया, वहां पर एक पार्टनर को एंजॉयमेंट आती है जब उसको खुद को पेन महसूस होता है, तो वहीं जो दूसरा पार्टनर है क्योंकि वो उसे पेन दे रहा है तो उसे भी उसमें सेक्सुअल एंजॉयमेंट आती है। तो दूसरे पार्टनर का सैडिज्म हुआ और जो पार्टनर करवा रहा है अपने ऊपर एग्रेशन या पेन ले रहा है वो मैसोचिस्टिक हुआ। तो इस तरह का जो दोनों तरह का जो कॉम्बिनेशन है उसको सैडोमैसोचिज्म कहते हैं। सैडिज्म भी है, मैसोचिज्म भी है, एक का सैडिज्म दूसरे का मैसोचिज्म। और अक्सर पार्टनर्स आपस में इसको रिवर्स भी करते हैं। एक सैडिस्टिक होगा तो वही पार्टनर मैसोचिस्टिक तरीके से सेक्स कराना भी पसंद करेगा, तो वहीं दूसरे पर जिसको मैसोचिस्टिक पार्टनर के तौर पे कंसीडर किया जा रहा है वो भी कई बार सैडिस्टिक तरीके से सेक्स करना पसंद करेगा। तो आपस में पार्टनर्स जो है वो एक दूसरे के रोल रिप्लेस कर लेते हैं। ये जो सैडोमैसोचिस्टिक बिहेवियर्स होते हैं अक्सर ये क्राइम का रूप नहीं लेते और पार्टनर्स जानते हैं कि ये एक तरह की गेम है, एक तरह की सेक्स गेम है। कई पार्टनर्स इस तरह के सैडोमैसोचिस्टिक एक्ट में कुछ सेक्स टॉयज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स और कुछ ऐसे डिवाइसेस या टॉयज मार्केट में अवेलेबल हैं जिनकी मदद से सैडोमैसोचिस्टिक बिहेवियर्स को परफॉर्म किया जा सकता है। इनफैक्ट ये जो सेक्स टॉयज हैं ये कई दूसरे अन्य पैराफिलिक बिहेवियर्स में भी यूज किए जाते हैं। एक एक्सट्रीम फॉर्म होता है सेक्सुअल मैसोचिज्म का जिसमें एक व्यक्ति अपना सांस घोंटता है जिसे एस्फिक्सिएशन कहते हैं। इसमें एक व्यक्ति प्लेजर तभी लेता है जब उसका सांस बिल्कुल नहीं आ रहा, उसको बहुत मरने जैसा महसूस हो रहा है, घुटन महसूस हो रही है और ऐसे में उसको ऑर्गेज्मिक फील हो सकता है। ऐसे में सेक्स के दौरान उसे पसंद आता है कि उसका सांस इस तरह से दबाया जाए या वो अपना इस तरह से दम घोंटे कि उसे बहुत ज्यादा इंटेंस प्लेजर हो। ये बहुत एक्सट्रीम फॉर्म है मैसोचिज्म का और बहुत कम लोग इस तरह का बिहेवियर परफॉर्म करते हैं। वहीं सेक्सुअल सैडिज्म भी कई बार अपना एक्सट्रीम रूप ले सकता है और एक क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है। तो सैडिज्म में अक्सर लोग रेप करते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, मारते हैं और कई बार मर्डर भी कर सकते हैं। इनफैक्ट जो सीरियल किलर्स होते हैं वो अक्सर सेक्स और मर्डर को इस तरह से कंबाइन करते हैं कि वो पहले तो फोर्सफुली सेक्स कर सकते हैं और फिर उस पर्सन का मर्डर करने से भी उनको सेक्सुअल अराउजल मिलता है।
और एक अन्य पैराफिलिक डिसऑर्डर होता है जिसे नेक्रोफीलिया कहते हैं, जिसमें डेड बॉडीज के साथ सेक्स करने में एक पर्सन को प्लेजर मिलता है। तो अक्सर कई लोग रेप के बाद जब अपने विक्टिम को मार देते हैं, उसके बाद मारने के बाद भी उसके साथ सेक्स करते हैं, तो उस केस में हम कहेंगे कि दो तरह के पैराफिलिक डिसऑर्डर देखने में आते हैं जिसमें क्राइम भी इन्वॉल्व होता है। सैडिस्टिक भी होते हैं और नेक्रोफिलिक भी होते हैं। मैरिटल रेप के केसेस में अक्सर सैडिस्टिक बिहेवियर्स देखने में आते हैं, जहां एक पार्टनर, स्पेशली यहाँ मेल्स ज्यादा होते हैं, मेल्स जो होते हैं, आदमी जो होते हैं, वो अपनी वाइफ्स के साथ जबरदस्ती सेक्स करते हैं, उनकी इच्छा के बिना उनको सेक्स में इन्वॉल्व करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। ये भी सेक्सुअल सैडिज्म का ही एक पार्ट होता है। हालांकि रेप के मामलों में ऐसा भी देखा जाता है कि एक पर्सन रेप करता है अपनी पावर, अपनी ताकत दिखाने के लिए। तो कई मामलों में जो रेपिस्ट होता है वो दूसरे को दर्द देने से सेक्सुअल प्लेजर महसूस करे, जैसा कि एक सैडिस्टिक करता है, ऐसा जरूरी नहीं है। रेप करने के मोटिव्स काफी अलग होते हैं और अक्सर लोग क्राइम करने की नियत से ही रेप करते हैं और उसमें सैडिज्म की एक्सप्रेशन हो, ऐसा कई बार देखने में नहीं भी आता। मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरे को दर्द देकर ही उन्हें सेक्सुअल एंजॉयमेंट आ रही है। इसीलिए जो सैडिस्टिक बिहेवियर्स होते हैं ये अक्सर कंसेंटिंग रिलेशनशिप्स में ही देखने में आते हैं। फिर एक सातवां पैराफिलिक डिसऑर्डर होता है ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर या ट्रांसवेस्टिज्म, या जिसे ट्रांसवेस्टिक फेटिशिज्म भी कहते हैं। इसमें एक पर्सन को, मतलब अगर हम पुरुष की बात करें तो एक पुरुष को एक महिला के कपड़े पहनकर या कोई भी उसको जो बिलोंग करती है चीज उसे पहनकर, जिसमें ज्वेलरी भी हो सकती है, उसके एक्सेसरीज जैसे कि कोई सैंडल या शू भी हो सकता है, अंडरगारमेंट्स हो सकते हैं, किसी भी तरह के कपड़े को पहनकर सेक्सुअल अराउजल आता है। क्योंकि फेटिशिज्म में भी इसी प्रकार की चीजें होती हैं, इसलिए इसको ट्रांसवेस्टिक फेटिशिज्म भी कहा जाता है। पर क्योंकि इसके अंदर क्रॉस ड्रेसिंग इन्वॉल्व होती है, दूसरे ऑपोजिट जेंडर के कपड़े या उसकी कोई बिलोंगिंग्स को पहनना, उसको ड्रेस करना, खुद को उसके कपड़ों या एक्सेसरीज से खुद को ड्रेसअप करना, क्योंकि इन्हें पसंद होता है और उसी से सेक्सुअल अराउजल आता है, इसलिए इसे ट्रांसवेस्टिक नाम भी दिया गया है। और क्योंकि ये अकेला, अपने में अकेला एक डिसऑर्डर के तौर पर देखने में आ सकता है, इसलिए ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर कहा जाएगा। हालांकि इन लोगों को कोई दूसरे तरह के फेटिशिज्म भी हो सकते हैं। जो पहले फेटिशिज्म की बात की उसमें एक व्यक्ति रगड़ता है, रब करता है दूसरे के, जैसे एक पुरुष जो है एक महिला के अंडरगारमेंट्स को अपने चेहरे पर, अपनी छाती पर, अपने जेनिटल्स पर रब करेगा, रगड़ेगा, घिसेगा, तब उसे सेक्सुअल प्लेजर आएगा। यहां पर वह व्यक्ति जो है वो कपड़े पहन लेता है और अपने में ऐसी फैंटेसी लाता है जैसे कि वो खुद ही एक महिला है और खुद ही को एक पुरुष और एक महिला के तौर पर सेक्सुअल अराउजल लाने की कोशिश करता है। मतलब इस व्यक्ति का अगर कोई रियल पार्टनर नहीं है, या ये व्यक्ति केवल मास्टरबेशन की फैंटेसी से ऊब चुका है, या केवल वो जो मास्टरबेशन की फैंटेसीज हैं इसे अब अराउज नहीं कर रही, तो इसको एक महिला को इमेजिन करने के लिए खुद महिला बनना पड़ता है और अपने को एक महिला के तौर पर देखकर भी ये अराउज होता है। तो ऐसा व्यक्ति ट्रांसजेंडर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ट्रांसजेंडर में एक पर्सन को अपनी आइडेंटिटी, अपनी जेंडर आइडेंटिटी पर कंफ्यूजन होती है और वो एक दूसरे जेंडर के तौर पर अपने को देखता है। वो ऐसा देखता है कि मैं अगर पुरुष हूं तो मैं केवल शारीरिक रूप से पुरुष हूं, पर अंदर से मैं अपने को एक महिला के तौर पर देखता हूं। मैं एक महिला हूं, मेरे अंदर महिला वाली क्वालिटीज हैं, मुझे पुरुषों से आकर्षण होता है। वो अपने को एक महिला के तौर पर ही देखेगा, आइडेंटिफाई करेगा और वो महिला बनना चाहेगा। यहां पर एक व्यक्ति महिला बनना नहीं चाहता, यहां पर वो अपने को एक औरत की तरह नहीं देखता। केवल सेक्सुअल प्लेजर लेने के लिए, एरोटिक फील करने के लिए एक महिला के कपड़े पहन लेना और फिर अपने को एक महिला की तरह महसूस कर कर अपने अंदर अराउजल लाना, ये देखा जाता है यहाँ पर। तो ये काफी अनकॉमन एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। और जब एक व्यक्ति रियल सेक्स में इन्वॉल्व ना हो पाए, या जब इस तरह का सेक्सुअल अराउजल ही उसको जरूरी हो ताकि वो अपने को अराउज कर पाता है या किसी तरह का अपना सेक्सुअल इंटरेस्ट एक्सप्लोर कर पाता है, तो इसे डिसऑर्डर के तौर पे देखा जाएगा। जब एक व्यक्ति की लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाए इस तरह का बिहेवियर, तब ये बीमारी बन जाएगी। और जैसा कि बताया, कई बार पार्टनर्स आपस में इस तरह की फैंटेसीज को इनेक्ट करते हैं, उसको परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तब ये एक पैराफिलिक डिसऑर्डर नहीं होता। जब ये बार बार हो
और एक व्यक्ति की सेक्सुअलिटी को पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर ले, तभी इसको डिसऑर्डर का नाम दिया जाएगा। ये सारे डिसऑर्डर जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये तभी डायग्नोस किए जाएंगे जब एक व्यक्ति को बार बार इस तरह से अराउजल आए, उसकी रियल सेक्स लाइफ जो कि एक पार्टनर के साथ हो सकती है उसको ये रिप्लेस कर लें, या इस तरह की एक्टिविटी करने से ही उसको मेजर अराउजल आता हो, उसके अलावा बाकी किसी चीज से ज्यादा अराउजल महसूस ना होता हो, तभी इनको डिसऑर्डर का नाम दिया जाएगा। फिर एक लास्ट डिसऑर्डर आता है वॉयरिज्म या वॉयरिस्टिक डिसऑर्डर। इस तरह के डिसऑर्डर में एक पर्सन एक दूसरे व्यक्ति को देखकर सीक्रेटली ताकाझाकी करके एक नॉन कंसेंटिंग या एक अनफेमिलियर पर्सन को किसी तरह के कपड़े उतारता हुआ, कपड़े बदलता हुआ देखकर, या उसको किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में देखकर सेक्सुअल प्लेजर लेता है, अराउजल उसको इस तरह से आता है। मतलब आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग हैं जो कि किसी कपड़े की शॉप में, ड्रेसिंग रूम में कैमरा लगा देते हैं, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में जब महिलाएं आती हैं, कपड़े बदलती हैं, तो वो दूर से कैमरे से देखते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनको सेक्सुअल प्लेजर आता है। और इस तरह का बिहेवियर एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है, और ऐसे में एक व्यक्ति जब वॉयरिस्टिक एक्टिविटी कर रहा होता है तो वो ऐसे में कई बार मास्टरबेट भी करता है। इनफैक्ट अक्सर ये पुरुष मास्टरबेट करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, जब वो इस तरह से किसी महिला को देखते हैं अनड्रेस करता हुआ, कपड़े उतारता हुआ। इस तरह की जो एक्टिविटी है वो पड़ोसियों के घर में हो सकती है, किसी होटल में या किसी पब्लिक रेस्टरूम में कोई कैमरा लगाकर, या दरवाजे से या खिड़की से किसी तरह से एक व्यक्ति वॉयरिस्टिक बिहेवियर दिखा सकता है, और इस व्यक्ति को इस तरह से देखने में बहुत ज्यादा सेक्सुअल प्लेजर मिलता है। ऐसा जो व्यक्ति है अक्सर वो उस महिला को या उस व्यक्ति को सेक्सुअली अप्रोच नहीं करता, किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं बनाता, किसी तरह की छेड़छाड़ भी नहीं करता, पर केवल उसको देखने में ही एंजॉयमेंट आने लगता है। और इस तरह का बिहेवियर जब बार बार हो, रिपीटेटिव हो, अक्सर मौकों की तलाश करे एक व्यक्ति ताकि इस तरह से वो कर पाए, और उसका जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट और अराउजल है वो इसी पर निर्भर कर जाए, वॉयरिज्म पर ही निर्भर कर जाए, तब उसे वॉयरिस्टिक डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दिया जाएगा। तो ये तो रहे पैराफिलियाज के टाइप या पैराफिलिक डिसऑर्डर्स के टाइप्स। अब ये सवाल आता है कि ये पैराफिलियाज कितने कॉमन होते हैं, किस तरह से पाए जाते हैं। पैराफिलियाज बहुत कॉमन नहीं होते। छोटे मोटे माइनर एक्ट्स तो अक्सर कपल्स या कोई लोग परफॉर्म कर लेते हैं, और वो अपने जीवन में कुछ ही समय के लिए इस तरह के बिहेवियर्स में इंगेज होते हैं, पर ज्यादातर मामलों में ये पुरुषों में ही देखने में आते हैं। तो पूरी अगर ओवरऑल पॉपुलेशन को लिया जाए तो पुरुषों में ये 20 से 30 गुना ज्यादा पाए जाते हैं महिलाओं के मुकाबले। इनफैक्ट महिलाओं में ये बहुत एक्सट्रीम रूप कई बार नहीं लेते, और महिलाओं के मामले में केवल ये रिलेशनशिप्स में ही देखने में आता है जब उनका कोई सेक्सुअल पार्टनर होता है, पर पुरुषों के मामले में अक्सर ये क्रिमिनल रूप ले लेता है। मतलब अक्सर पुरुष अनैतिक और इलीगल तरीके से पैराफिलिक डिसऑर्डर्स में इन्वॉल्व होते हुए दिखाई पड़ते हैं। अक्सर इस तरह के पैराफिलिक बिहेवियर्स में एग्रेशन होता है, गुस्सा होता है, पावर और ताकत को महसूस करने की चाह होती है। तो वहीं कुछ पैराफिलियाज होते हैं जिनमें इस तरह से नहीं होता, केवल वो सेक्सुअल परवर्जन ही होता है। अक्सर इस तरह के जो पैराफिलिक बिहेवियर्स हैं वो लोगों की रिलेशनशिप्स में पाए जाते हैं, जैसा कि पहले भी बताया। कुछ लोग शादी से पहले केवल इन बिहेवियर्स में इंगेज होते हैं, क्योंकि जब उनके पास कोई सेक्सुअल पार्टनर नहीं होता तो वो किसी तरह से मौका चाहते हैं, जैसे कि फेटिशिज्म के मामले में जब वो किसी फीमेल के कुछ ऑब्जेक्ट्स की मदद से अपने को सेक्सुअली अराउज करते हैं। तो वहीं कुछ मामलों में लोग किसी अनजान व्यक्ति के साथ इस तरह के पैराफिलियाज में इन्वॉल्व होंगे, तो कहीं कुछ मामलों में केवल अपने हस्बैंड, वाइफ या अपने पार्टनर के साथ ही इस तरह के टेंडेंसीज वो दिखाएंगे। कई लोगों की सेक्सुअलिटी का नॉर्मल पार्ट होता है और लंबे टाइम तक ये पैराफिलिक बिहेवियर चलते हैं, और उस केस में वो माइनर रूप में ही केवल दिखाई देते हैं। पर वहीं जब किसी व्यक्ति की पूरी सेक्सुअल लाइफ को ये घेर ले, उसका एक मेजर पार्ट बन जाए, तभी इन पैराफिलिक बिहेवियर्स को डिसऑर्डर का नाम दिया जाता है। अब बात करें कि पैराफिलियाज के कारण क्या होते हैं। इसके कारण कई सारे हो सकते हैं। कई बार सेक्सुअल एब्यूज या चाइल्डहुड में किसी तरह का एब्यूज रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। कई बार लोगों के कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, वो अपने ऑपोजिट पार्टनर्स के साथ अच्छा रिलेशन नहीं बना पाते, जिस वजह से वो पैराफिलिक बिहेवियर्स में इंडल्ज होते हैं।
कई लोग किसी वजह से जब सेक्सुअल पार्टनर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो कुछ छोटे मोटे एक्टिविटी के तौर पे पैराफिलियाज में इंडल्ज तो हो जाते हैं, पर धीरे धीरे जब ये बार बार इस चीज को करते रहते हैं, खासकर कि पॉर्न फिल्म्स की मदद से भी जब वो पैराफिलिक बिहेवियर्स में इंगेज होते हैं, तो लंबे समय तक जब उनका सेक्सुअल प्लेजर केवल डेविएंट तरीके से ही उनको लेने की आदत हो जाती है, तो ये डिसऑर्डर का रूप ले सकते हैं। और कई बार बड़े एक्सीडेंटली, अनइंटेंशनली जब उनका कांटेक्ट इस तरह की किसी गतिविधि से हो जाता है, जैसे मान लीजिए किसी महिला को अचानक से उन्होंने कपड़े बदलते हुए कहीं देख लिया, किसी पड़ोसी के यहाँ या किसी अपने घर में किसी व्यक्ति को देख लिया, तो एक्सीडेंटली मतलब अचानक से इस तरह का बिहेवियर इनिशिएट हो सकता है। तो जब तक वो व्यक्ति उस महिला के कांटेक्ट में रहेगा तो शायद वो वॉयरिस्टिक बिहेवियर दिखाता रहेगा, पर जैसे ही वो उस महिला से दूर हो जाता है तो वो अपने इस वॉयरिस्टिक बिहेवियर को छोड़ सकता है, या हो सकता है किसी किसी मामले में वो इस तरह की आदत को इस तरह से बना ले कि वो बार बार नए नए मौके तलाशता रहता है वॉयरिस्टिक होने के, और ऐसे में वो क्रिमिनल ऑफेंस का रूप ले लेता है बिहेवियर। कई बार कोई लड़के की फ्रेंड होगी या गर्लफ्रेंड होगी, उसकी कोई चीज उसके पास रह जाएगी और मास्टरबेट करने की अगर उस लड़के को आदत होगी तो वो उस चीज की मदद से, जैसे कि अपनी गर्लफ्रेंड का कोई कपड़ा हो सकता है, रुमाल हो सकता है, स्कार्फ हो सकता है, उसकी मदद से वो अपने को अराउज करना शुरू करेगा और धीरे धीरे उसकी ये आदत डेवलप हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि ये बचपन से कुछ लोगों की फैंटेसी होती है और वो युवावस्था में या जब वयस्क हो जाते हैं तो वो पैराफिलिया का रूप लेता है। ज्यादातर मामलों में देखा जाता है कि एक्सीडेंटली मतलब अचानक से सडनली ये चीजों का ऑनसेट होता है, और जब एक व्यक्ति को उसमें आनंद आने लगता है तो धीरे 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 वो डिसऑर्डर का रूप लेने लगता है, क्योंकि अब उस व्यक्ति को ये एक अच्छा जरिया मिल जाता है अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्रेस करने का, और वो फिर नए नए तरीके तलाश सकता है जिससे कि वो अपने को सेक्सुअली अराउज करे पैराफिलिक मैनर में। अक्सर इन पैराफिलियाज की जो शुरुआत होती है वो एक फैंटेसी के तौर पर होती है। एक व्यक्ति केवल सोचता है, खासकर कि हस्त मैथुन के टाइम पर इस तरह की फैंटेसीज लाता है, पर धीरे धीरे वो कुछ ऑब्जेक्ट्स के साथ फिजिकली कांटेक्ट बनाकर या किसी दूसरे नॉन कंसेंटिंग अनफेमिलियर पर्सन के साथ कांटेक्ट बनाकर भी इसे धीरे धीरे बढ़ावा दे सकता है। तो जैसा कि शुरू में बताया कि बहुत से लोग इनको इनैक्ट नहीं करते, एक्ट आउट नहीं करते, जो मन में आ रहा है उस तरह का एक्टिविटी करते नहीं है, पर किसी किसी के साथ ये एक्टिविटी के रूप में भी देखने में आता है। या तो वो फैंटेसी के तौर पे शुरू हुआ था या वो एक्टिविटी के तौर पर ही शुरू हुआ था किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। अक्सर इस तरह के जो बिहेवियर है वो 15 से 25 वर्ष के युवकों में देखने में आते हैं। जैसे जैसे एक व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, 40-50 की उम्र आती जाती है, वैसे वैसे इस तरह के बिहेवियर्स बहुत कम हो जाते हैं। अक्सर कई लोग सेक्सुअल प्लेजर लेने के लिए एक प्रोस्टिट्यूट के साथ, एक सेक्स वर्कर के साथ भी इस तरह के एग्जीबिशनिस्टिक या फेटिशिस्टिक बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो कई बार इस तरह के जो पैराफिलियाज हैं इसकी शुरुआत किसी सेक्स वर्कर के साथ हुए कांटेक्ट के थ्रू भी शुरू हो सकती है। अब अगर ब्रीफ में बात करें कि पैराफिलियाज का इलाज क्या होता है, तो जैसा कि बाकी किसी भी दूसरे डिसऑर्डर में होता है, इसके दो तरह के इलाज होते हैं, एक दवाओं से और दूसरा साइकोथेरेपी से। मेनली तो इसका इलाज जो है वो साइकोथेरेपी से ही किया जाता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या कुछ अन्य थेरेपीज की मदद से, काउंसलिंग की मदद से इनको ट्रीट किया जा सकता है, और इनका जो इलाज है वो लंबे समय तक चलता है। दवाइयां जो है वो एक पर्सन के अंदर कंपल्सिव बिहेवियर्स को, मतलब जो सेक्सुअल बिहेवियर्स हैं जो कंपल्सिव नेचर के हैं, एक व्यक्ति को बहुत स्ट्रांग अर्ज होती है उन्हें परफॉर्म करने की, एक्ट आउट करने की, इस तरह के बिहेवियर्स को कम करने में दवाओं की मदद ली जा सकती है। कई बार दवाइयां जो है वो एक व्यक्ति की सेक्स ड्राइव को, सेक्स की इच्छा को कम कर देती हैं, जिससे कि पैराफिलियाज में इंगेज होने में भी एक व्यक्ति कमी महसूस करता है, मतलब वो इनसे दूर हो पाता है। जब उसके अंदर सेक्सुअल इंटरेस्ट ही कम आएगा, सेक्सुअल ड्राइव ही कम होगी, तो वो किसी भी तरह से सेक्स करने में या किसी महिला के थ्रू अट्रैक्शन होने में, प्लेजर लेने में या एक्साइटमेंट लेने में वो फिर दूर रहेगा। अगर ये थॉट्स बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हो जाएं, ये फैंटेसीज बहुत रिपीटेटिव हों और ऑब्सेसिव नेचर की हों, जैसे कि बताया कि कंपल्सिव सेक्सुअल एक्ट हो सकते हैं या ऑब्सेसिव मैनर में सेक्सुअल फैंटेसीज हो सकती हैं, एक ही तरह से एक व्यक्ति बार बार सोचता रहता है, हस्त मैथुन करते समय, पॉर्न देखते समय वो हमेशा एक ही तरह की चीज में इंगेज होता है, तो उस केस में भी दवाइयां हेल्पफुल हो सकती हैं। कितना सफल होता है ये इलाज? किसी भी टाइप के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करने में सफलता तभी मिलती है जब ये इलाज पूरा लिया जाए और लंबे समय तक लिया जाए। कुछ ऐसे पैराफिलिक डिसऑर्डर्स हैं जिसको कि ट्रीट करने के लिए लोग मोटिवेटेड होते हैं, वो चाहते हैं कि इसका इलाज लें, जैसे कि ये वीडियोस की मदद से कई लोगों में अवेयरनेस आ सकती है, जिसके बाद वो इस तरह के डेविएशंस का इलाज कर सकते हैं।
कई बार लोगों को काफ़ी समय के बाद अवेयरनेस आती है। कई बार तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके ये जो सेक्सुअल इंटरेस्ट हैं ये किसी तरह के डेविएशंस हैं, ये बीमारी का रूप ले चुके हैं। तो अगर अच्छा अवेयरनेस हो, मोटिवेशन हो, तो एक व्यक्ति कुछ महीनों में इस तरह के पैराफिलिक टेंडेंसी से बाहर आ सकता है। एक व्यक्ति को अपने फैंटेसीज पर, अपने बिहेवियर्स पर, अपने सेक्सुअल एक्टिविटीज पर काफ़ी वर्क करना पड़ सकता है जिससे कि वो इनसे दूर हो पाए। पर एक व्यक्ति का मोटिवेशन, उसकी विलिंगनेस और डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करना ये बहुत ज़रूरी है ताकि इस तरह के बिहेवियर्स को ट्रीट किया जाए। और क्योंकि कई मामलों में पुलिस के द्वारा पकड़े जाने के बाद ही एक व्यक्ति को समझ आती है, अवेयरनेस आती है, तब भी ज़रूरी है कि एक व्यक्ति मोटिवेशन के साथ इस तरह की बीमारी से अपने को दूर करे। तो जो लोग क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं या जो जेलों में जो साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं वो अक्सर इस तरह के क्रिमिनल्स की थेरेपी करते हैं ताकि जब वो अपनी सज़ा काटें तो वो बाहर जब सोसाइटी में दोबारा से इंटीग्रेट करें तो वो अपनी इस बीमारी को, अपनी इस टेंडेंसी को क्योर कर कर बाहर जाएं। इसलिए क्रिमिनल्स को समझना ज़रूरी है कि इस तरह के बिहेवियर की वजह से जो उन्हें सज़ा मिल रही है, जिस तरह की वो सज़ा भोग रहे हैं, अब उसका इलाज करना ज़रूरी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये वन टाइम एक्टिविटी हो और ये चली जाए। सज़ा भोगने से ज़रूरी नहीं कि इस तरह का जो नेचर है वो ख़त्म हो जाए या ये बीमारी ख़त्म हो जाए। इसलिए एक व्यक्ति को जिम्मेदारी भी लेनी होती है, अवेयरनेस के साथ, रियलाइजेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ अपना इलाज करवाना होता है। इनफैक्ट जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उन्हें भी ये चीज समझना पड़ेगा कि हो सकता है कि उनका ये बीमारी बढ़ जाए और कहीं वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस ना कर बैठे। इसलिए जितना जल्द से जल्द इस तरह के पैराफिलियाज को प्रिवेंट किया जाए, रोका जाए, उतना अच्छा है। कई बार ना चाहते हुए भी अनजाने में एक व्यक्ति को जब इस तरह के पैराफिलिया से बढ़ावा मिल जाता है, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कई बार इस तरह के जब बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होता है और पकड़ा नहीं जाता, किसी तरह का क्रिमिनल ऑफेंस नहीं कर पाता, हो सकता है कि उसके मन को, उसके शरीर को, दिमाग को इस तरह का बढ़ावा मिल जाए और कभी ना चाहते हुए भी वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस कर बैठे। इसलिए लोगों के लिए बेहद जरूरी है कि अगर किसी क्रिमिनल नेचर की डेविएशन उनके मन में एग्जिस्ट करती है, पनप चुकी है, तो उसको जल्द से जल्द भगाएं। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए। तो ये अवेयरनेस कैसी भी हो, चाहे वो किसी ऐसे पैराफिलिया के लिए हो जो कि केवल उन्हें डिस्टर्ब की हुई है, उनकी मैरिज को बिगाड़े हुई है या अपनी पर्सनल लाइफ को बिगाड़े हुई है, तब भी वो इसका इलाज ले सकते हैं। या जस्ट उनको लगता है किसी व्यक्ति को कि ये रखना इस तरह के फैंटेसीज या बिहेवियर्स नॉर्मल नहीं है, तब भी वो व्यक्ति इसको दूर कर सकता है। और कई बार किसी व्यक्ति को लग सकता है कि कहीं मैं क्रिमिनल ना बन जाऊं, इसलिए भी वो इस तरह की आदत को दूर करने के लिए मोटिवेटेड हो सकता है। तो वहीं कुछ ऐसे लोग जो कि क्रिमिनल बन चुके हैं, क्राइम कर चुके हैं और उसके बाद उनको ठीक होना है तो भी वो इलाज ले सकते हैं। किसी भी मामले में लॉन्ग टर्म इलाज इस तरह के बीमारी को दूर कर सकता है। तो ये रही पूरी डिस्कशन, पूरी चर्चा पैराफिलिक डिसऑर्डर्स के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये डिस्कशन। लंबा वीडियो था, पूरा जानकारी देना जरूरी था, अच्छे से इनके बारे में बताना जरूरी था, इसलिए लंबी वीडियो बनाई। ये वीडियो और लोगों के साथ भी शेयर करें, चैनल के साथ बने रहें इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। और चर्चा करूंगा पैराफिलियाज के बारे में। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।